Hello everyone. So today in this video we will be discussing 10 landmark judgments from the year 2020. Now, they are very important for your CLAT PG 2023 examination. अगर आपने year 2020, year 2021 and year 2022 का CLAT PG का पेपर देखा होगा तो in the year 2022 they asked 2019 के judgments, 2020 के judgments, all right, and in the year 2021 they asked 2018 के judgments, 2017 के judgments. तो पिछले कुछ सालों के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दैट इज अ रीजन जो 10 बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं एपिक्स कोर्ट के, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, आई एम भूमिका इंदौरी, प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर, लीगल एज आफ्टर कॉलेज, एंड आई वेलकम यू all on YouTube channel of Legal Edge After College. Now, first case law of the day is Ram Babu Singh Thakur versus Sunil Arora, decided by Justice R.F. Nariman and Justice S. Ravindra Bhatt. Now, यहाँ पे इस जजमेंट में जो इशू था वो ये था कि ऐसा देखा गया कि जो पॉलिटिक्स है इंडिया में, ठीक है, उसमें क्रिमिनलाइजेशन का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, increasing criminalization of politics in India and lack of such information amongst the citizen. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने देखा and that is a reason सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं करती हैं. किस चीज का एक्सप्लेनेशन? इस बात का कि जिनको भी वो अ, अपने पार्टी की तरफ से इलेक्शंस कंटेस्ट करने दे रहे हैं, ठीक है, उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या हैं, अगर हैं तो क्या है, या अगर कोई पर्सन जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसे क्यों, अगर डिस्पाइट ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसे क्यों इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया जा रहा है, जब तब और कोई कैंडिडेट्स विदाउट दोज criminal records is also available to contest the election. All right. So इन रीजंस की वजह से ये केस गया सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शंस देते हुए कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, ठीक है, एंड कहा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू पब्लिश द पेंडिंग क्रिमिनल केसेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ और डायरेक्शंस भी दी, जैसे कि ये मैंडेटरी कर दिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि उनको अपनी जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपलोड करानी है कैंडिडेट्स की, ठीक है, along with pending along with criminal cases against them. तो वेबसाइट पे उनको डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ साथ कैंडिडेट्स की जो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पे अपलोड करानी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा. और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें रीजन बताना रहेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना जिसके जिसके क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स थे, ठीक है, और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट उन्होंने सिलेक्ट किया है इलेक्शन के लिए वो किस मेरिट्स पे किया गया है. ऑलराइट, उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उनको जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, एंड नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, इनमें पब्लिश कराना रहेगा उन कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में. उसके साथ साथ जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे भी पब्लिश करना होगा. और ये भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी. किसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, कितने टाइम में? 72 आवर्स में उस कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के बाद. तो एक बार अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो ये सारी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को 72 घंटों में सबमिट करनी होगी. ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस. नाउ
let's move forward and see the second case of the day. Name of the case is S. Kashi versus State through the Inspector of Police, decided by Justice Ashok Bhushan, Justice M.R. Shah, and Justice V. Ramasubramaniam. Now, understand this case wisely. हुआ क्या था यहाँ पे कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये जो एस काशी है, जो इस पर्टिकुलर केस में, अभी इस पर्टिकुलर केस में अपिलांट है, ठीक है, अपिलांट है, ठीक है, ये सबसे पहले, ठीक है, कहाँ जाते हैं, ट्रायल कोर्ट जाते हैं, ठीक है, एंड इन दिस केस द appellant डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन, ठीक है, ट्रायल कोर्ट में 167(2) में जो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन होती है वो सबमिट करते हैं ट्रायल कोर्ट में, एंड ट्रायल कोर्ट उनकी डिफॉल्ट बेल की जो एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देती है, उसे रिजेक्ट कर देती है, कौन, ट्रायल कोर्ट, ठीक है, और इसी के अगेंस्ट वो जाते हैं हाई कोर्ट। नाउ यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि व्हाट इज डिफॉल्ट बेल। सेक्शन नंबर 167(2) में ऑफ सीआरपीसी डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन प्रोवाइडेड है। अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं कर पाता है, और अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाता है, तो जो अक्यूज होता है उसे डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है, ठीक है, एंड ये एक स्टैचुटरी राइट है, ठीक है, ये एक डिफॉल्ट बेल का राइट एक स्टैचुटरी राइट है, और ये एक प्रोसीजर है जो कि आर्टिकल नंबर 21 में स्टैब्लिश्ड माना गया है, ठीक है, एंड हर एक अक्यूज के पास ये इनडेफिसिबल राइट प्रोवाइडेड है या होता है। नाउ आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई। हम इस केस के फैक्ट्स को जानते हुए ये देख रहे थे कि एस काशी ट्रायल कोर्ट जाते हैं इसी पॉइंट पे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर टाइमिंग में कंप्लीट नहीं हुई है, ट्रायल कोर्ट उनकी डिफॉल्ट बेल को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, रिजेक्ट कर देता है, और उसके अगेंस्ट वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, अपील करते हैं हाई कोर्ट ऑफ मैड्रास में, ऑलराइट। तो हाई कोर्ट ऑफ मैड्रास में वो जब अपील करते हैं तो हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट ये कहता है, हाई कोर्ट इस अपील को सुनते वक्त ये कहता है कि एक केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, केस का नाम है सेतु वर्सेस स्टेट, ठीक है, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन की बात की है, लिमिटेशन को एक्सटेंड करने की बात की है, लिमिटेशन पीरियड को, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक या कोविड-19, ठीक है, और वो जो एक्सटेंशन वाला रूल सेतु वर्सेस स्टेट में है वही इस डिफॉल्ट बिल के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई होगा, एंड therefore period required for filing of charge sheet, ठीक है, shall also be extended, all right। तो हाई कोर्ट इस बात को मानता है और कहता है कि हाँ, पीरियड जो चार्जशीट का है वो भी एक्सटेंड होगा। इन दिस वे हाई कोर्ट जो है, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ मैड्रास डिसमिस कर देता है डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन को, ठीक है, जो ये एप्लीकेशन एस कासी ने यहाँ पे फाइल की थी उसको वो क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है, डिसमिस कर देता है, ऑलराइट। नाउ मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो डिसीजन इरॉनियस है, वो डिसीजन इरॉनियस है, क्योंकि जो व्यू सेतु वर्सेस स्टेट, सेतु वर्सेस स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, दैट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेशन पीरियड एंड दैट इज नॉट एक्सटेंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट बेल, एज जो डिफॉल्ट बेल का पीरियड का मेंशन है 167(2) में, ठीक है, वो एक स्ट्रिक्ट राइट है इसका, अक्यूज का, ठीक है, एंड उसको उस पे ये जो डिसीजन ऑफ सेतु वर्सेस स्टेट रिलेटेड विद एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड था वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ दिस
was held in case of S Kashi versus State through the Inspector of Police. I hope आपको समझ आया. ठीक है. I try to make it as simple as possible. Now यहाँ पे ये भी कहा गया कि so moto extension of limitation period during COVID-19 shall not affect, वो affect नहीं करेगा accused के right को, ठीक है, to release on default bail. All right, I hope you understood this. Now we are moving forward and seeing the third case of the day. Name of the case is Vinita Sharma. Name of the case here is Vinita Sharma. Vinita Sharma versus Rakesh Sharma 2020, decided by Justice Arun Mishra, Justice M.R. Shah, and Justice Abdul Nazir. All right, now this is again very important case. Now यहाँ पे जो conflict था, यहाँ पे जो conflict था, the conflict was regarding the interpretation of section 6 of Hindu Succession Amendment Act 2005. ठीक है, तो सेक्शन 6 है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके इंटरप्रिटेशन को लेके कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे था. ठीक है. नाउ ये क्या बताता है, सेक्शन 6 अमेंडमेंट के बाद इक्वल राइट्स देता है. ठीक है, इक्वल राइट्स देता है मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड को. ठीक है, इक्वल को पार्शनरी राइट्स देता है. ऑलराइट, नाउ जो सेक्शन 6 है वो ये भी कहता है कि जो ये राइट्स मिलते हैं, ठीक है, वो राइट्स मेल और फीमेल दोनों को अपॉन बर्थ पे मिलते हैं. ठीक है, अपॉन बर्थ पे मिलते हैं. नाउ ये जो अमेंडमेंट आया था, ये आया था 9 नवंबर 2005 को. ठीक है, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ. वो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ. दैट क्वेश्चन वाज दैट whether a daughter born before 2005, जो भी लड़कियां, जो भी गर्ल चाइल्ड 2005 के पहले बॉर्न हुई है, क्या उसको भी एक कोपार्शनरी राइट मिलेगा. ठीक है. दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 अराइज हुआ, वो ये था कि वेदर डॉटर एंड फादर, जो डॉटर है एंड जो फादर है, ठीक है, उन दोनों का अलाइव होना जरूरी है. ठीक है, must be alive in order to effectuate the provision of amended section. ठीक है, 2005 जब ये अमेंडमेंट आई उस वक्त पे दोनों का अलाइव होना जरूरी है या नहीं, ये दो क्वेश्चंस थे. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, ये हेल्ड किया कि जो सेक्शन 6 है, ठीक है, वो स्टेटस देता है कोपार्टनर का डॉटर को. ठीक है, एंड डॉटर जो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के आने के पहले पैदा हुई या बाद में पैदा हुई, इससे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, उन दोनों को सेम मैनर में कंसिडर किया जाएगा एज सन, एंड उनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज सेम होंगी. ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा गया कि ये जो कोपार्शनरी राइट मिल रहा है डॉटर को, वो बर्थ से मिल रहा है. एंड ये जरूरी नहीं है कि जो फादर है, ठीक है, फादर है या डॉटर, उसका अलाइव होना इन द ईयर 2005 जब ये अमेंडमेंट आई, ये जरूरी नहीं है. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया. किस केस को, फूलबती, फूलबती वर्सेस प्रकाश के केस को ओवर रूल कर दिया. एंड तन्मा तन्मा वर्सेस अमर के केस को भी ओवर रूल कर दिया. ये दो केसेस को ओवर रूल किया. ठीक है, ये भी रूल किया गया कि जो सेक्शन 6 है वो ना ही प्रोस्पेक्टिव है ना ही रेट्रोस्पेक्टिव है. हाउएवर इट इज अ रेट्रोएक्टिव इन नेचर. ठीक है, एंड जो बर्थ ऑफ डॉटर होगी, द इफेक्ट आर रेट्रोस्पेक्टिव एज इफ, उसका जो इफेक्ट होगा डॉटर की बर्थ के बाद, इस अमेंडमेंट का जो इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा. एज इफ द डॉटर वाज नेवर born, then the right would not even exist in the first place. अगर तो this was held in this particular case. ठीक है, now नेक्स्ट केस यहाँ पे अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स का है. 2020 का ये जजमेंट है. Now यहाँ पे दिस केस वाज डिसाइडेड बाय जस्टिस अशोक
Bhushan and Justice Subhash Reddy and M.R. Shah. Now, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जजमेंट में देयर वाज अ कंटेंशन रिलेटेड विद अनमैरिड हिंदू डॉटर का राइट टू क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है, कि क्या उसके पास तब तक राइट है मेंटेनेंस लेने का अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, तब तक जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती। ठीक है, और ये जो उसका राइट है, ये उसको सेक्शन 125 देता है या सेक्शन नंबर 20 देता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 20 देता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये इशू थे। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते वक्त स्कोप बताया सेक्शन 125 का, और ये कहा कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है उसका जो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ। The purpose and objective of Section 125 of CRPC is to provide immediate relief by the manner of summary procedure। ठीक है, summary procedure से immediate relief दिलाना। ठीक है, एंड जो सेक्शन नंबर 20 है जिसको हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3B ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, उसका जो पर्पस है वो लार्जर राइट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस मांगी जा रही है वो मिलेगी तो, बट वो मिलेगी या उसे क्लेम किया जा सकता है, उसे क्लेम किया जा सकता है सेक्शन नंबर 20 में। ठीक है, नाउ इस पर्टिकुलर केस को डिसाइड करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जो डॉटर है वो ये प्रूव कर दे कि वो अनेबल है टू मेंटेन हर सेल्फ, दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। ठीक है, तो इन दैट केस वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ 1956 एक्ट। आई होप ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो हेल्ड हुआ था वो आपको समझ आ गया है। नाउ नेक्स्ट केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिसाइडेड बाय जस्टिस एन बी रमना एंड जस्टिस रामा सुब्रमण्यम। ऑलराइट, नाउ ये केस सबको पता होगा क्योंकि ये जो पर्टिकुलर केस है it is related with it is related with इंटरनेट। ठीक है, ये इंटरनेट से रिलेटेड है कि जो इंटरनेट के थ्रू जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज चलती हैं, ऑक्यूपेशन चलता है, प्रैक्टिस चलता है, प्रोफेशन चलता है, क्या ये सारी चीजें ठीक है फंडामेंटल राइट के दायरे में आती हैं या नहीं। ऑलराइट, नाउ हुआ ये था इस पर्टिकुलर केस में, फैक्ट्स ऐसे हैं कि अगस्त अगस्त 2019 को, अगस्त 2019 दैट इज प्रिसाइसली 4th ऑफ अगस्त 2019 को सारे कम्युनिकेशन ठीक है शट डाउन कर दिए गए थे इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ने शट डाउन कर दिए थे एंड वहां पे सेक्शन 144 सीआरपीसी को भी लगा दिया गया था। एंड ये कहा गया था इस सब करने के बाद वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि जो कोई भी जनरलिस्ट ट्रैवल ना कर पाए, रिपोर्टिंग ना कर पाए। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इश्यूज रेज हुए वो क्या थे, तो पहला इशू था कि जो गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है ठीक है इंटरनेट बैन करने का, क्या वो वैलिड एक्शन है। तो पहला, इस एक्शन को वैलिड है, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि जो सेक्शन 144 को इम्पोज किया गया है वो एक वैलिड इम्पोजिशन है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते वक्त कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है थ्रू इंटरनेट, जो आपको अगर हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 19(1)(g) इसकी बात करता है। ठीक है, विच इज फंडामेंटल राइट। तो अगर इसको आप थ्रू इंटरनेट कर रहे हो या फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड कॉमर्स आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, तो वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है और वो लार्जली आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फॉल करेगा। सेकेंड जो इशू था इसको डिसाइड करते हुए कोर्ट ने कहा दैट indefinite suspension of internet is not permissible and banning the internet repeatedly by order of section 144 is abuse of power।
ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार इंटरनेट को बैन कर रहे हो ये कह के कि यहाँ पे आप सेक्शन 144 अप्लाई कर रहे हो, तो वो एक अब्यूज ऑफ पावर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे केस है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, डिसाइडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, विनीत सरन and Justice S. Ravindra Bhatt. All right. Now, यहाँ पे this particular case is related with Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act and Scheduled Caste and Scheduled Tribe Amendment, जो इसमें एक amendment एक्ट आया था 2018, प्रिसाइसली इसके भी सेक्शन नंबर 18A से ये रिलेट करता है, और यहाँ पे जो कंटेंशन था दैट वाज रिलेटेड विद एंटिसिपेटरी बेल, एंटिसिपेटरी बेल अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं प्रोवाइड करता है। एंड इस पर्टिकुलर केस में एक पुराना केस था, केस का नाम है काशी नाथ महाजन। ठीक है, महाजन। इस केस को इस केस को इस केस के इफेक्ट को, ठीक है, नलिफाई कर दिया गया था। जो इस केस का इफेक्ट था उसको नलिफाई कर दिया गया था। और यहाँ पे ये कहा गया था कि ये जो एक्ट है इसका जो पर्पस है एस सी एस टी एक्ट का, वो है टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ अट्रोसिटीज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड ये एक स्पेशल ये एक स्पेशल कोड यहाँ पे बनाई जाती है, जो कि बनाई गई थी 11 सितंबर 1989 को फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर रिलैक्सेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, एंड एंटिसिपेटरी बिल का कोई प्रोविजन यहाँ पे है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, ठीक है, इस एप्लीकेशन को कंसिडर करते वक्त कि अगर कोई प्री अरेस्ट बेल मांग रहा है, ठीक है, प्री अरेस्ट बेल की एप्लीकेशन आती है, तो हाई कोर्ट को क्या चीजें देखनी होंगी। तो हाई कोर्ट को बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना होगा। पहला, दैट पावर वाज नॉट सो यूज्ड एज टू कन्वर्ट जुरिस्डिक्शन इनटू दैट ऑफ 438, कि आप अपनी जो पावर्स है कोर्ट के पास उसको इस तरीके से यूज ना करें कि जो आपके पास जो भी जुरिस्डिक्शन है वो 438 की जुरिस्डिक्शन में कन्वर्ट हो जाए। एंड no anticipatory bail to be given under the offense of SC/ST Amendment Act. I hope आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं, दैट इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। अगेन लैंडमार्क जजमेंट है ये, सो दिस इज सेवेंथ जजमेंट ऑफ द डे। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 12 ऑफ द आर्मी एक्ट, द आर्मी एक्ट 1950 का जो सेक्शन नंबर 12 है, ठीक है, जो कि प्रोहिबिट करता है विमेन के रिक्रूटमेंट या फीमेल्स के रिक्रूटमेंट को इन आर्मी, ठीक है, उसको चैलेंज किया गया। ठीक है, एंड सेक्शन 12 एक्सेप्ट एंड टू एक्सटेंड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ द सेंट्रल इशू फॉर दिस केस वाज वेदर वुमेन, यहाँ पे जो सेंट्रल इशू था ये था कि जो वुमेन है उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट की जाएगी इंडियन आर्मी में या नहीं। सो इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि अगर ऐसा कोई वॉयलेशन होता है तो ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट होगा। तो आप मेल और फीमेल में इस पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आर्टिकल नंबर 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लाइक लाइट में रख के भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हम आर्टिकल नंबर 33 की बात करें तो ये was to be restricted only to the extent which are necessary to ensure प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उससे ना ही प्रॉपर कोई डिस्चार्ज या डिसिप्लिन खत्म होता है, तो इट इज कंसिडर्ड कि अगर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है देन इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता granted for a permanent commission for women in Indian Army. All right. Now, case number 8 here says Internet and Mobile Association versus RBI. अब ये जो केस है, it was decided by Justice Rohinton Fali Nariman, Aniruddha Bose, and
Rama Subramaniam. Now यहाँ पे the contention was related with cryptocurrency and its regulation. ठीक है, तो पहले क्या किया, आरबीआई ने बैन इम्पोज कर दिया, ठीक है, ऑन इट्स बैंक डीलिंग, किस पे, कि बैंक्स जो डील कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, बैंकिंग बिजनेसेस के लिए, उस पे बैन कर दिया। और लेटर उन्होंने एक बिल भी पास किया, ठीक है, ऑन बैनिंग क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, ठीक है। तो जो पिटिशनर है, जो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा कि जो रिजर्व बैंक है, ठीक है, उसके पास तो इस बात का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ठीक है, कि वो डिसअलाउ करे ट्रेड ऑफ वर्चुअल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसीज एंड नॉट अ काइंड ऑफ करेंसी नोट, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, दीज आर नॉट द काइंड ऑफ करेंसी नोट। और आरबीआई जो है उसका जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर इज ओनली टिल करेंसी नोट और कॉइन्स, बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है, मीडियम दे आर मीडियम ऑफ एक्सचेंज और अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे आरबीआई इज डिवॉइड ऑफ जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनते हुए कहा कि बैनिंग ऑफ डिजिटल करेंसी, अगर डिजिटल करेंसी जो है उसको अगर बैन किया जा रहा है, तो ऐसा जो बैन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ऐसा जो बैन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ठीक है। क्योंकि ये वॉयलेट करता है वही आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ to practice any trade and profession guaranteed under article 19(1)(g को, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये भी कहा, ठीक है, ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो आरबीआई है उसके पास पावर्स, ये जो जुरिस्डिक्शन की बात हो रही थी, इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के पास पावर है इस नोट को लेने का एंड टू डील विद द वर्चुअल करेंसीज, बट prohibiting the same to be considered as excessive measures, and it cut off the timeline of virtual currencies which can otherwise be a legitimate trade. All right. Now, ninth case of the day is Sri Chand Construction and Apartment Private Limited versus Tata Capital Housing Finance Limited, decided by Justice Hema Koili and Justice Subramanyam Prasad. यहाँ पे the court held that ये जो words हैं all or certain dispute under section 7 of Arbitration and Conciliation Act 1996. Our section 7 of Arbitration and Conciliation Act deals with arbitration agreement. ये allow करते हैं classification of disputes, but ये नहीं permit करते हैं classification of claim. आगे इन्होंने ये कहा कि इट वाज फर्दर रूल दैट वंस द टाइम फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड, अगर रिटर्न स्टेटमेंट का फाइलिंग का अगर टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, देन टाइम फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 में जो आप एप्लीकेशन फाइल करते हो उसका जो टाइमिंग है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा। सेक्शन 8 जो है ये बात करता है पावर्स टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, ठीक है, वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो अगर डब्ल्यूएस फाइल करने का टाइम एक्सटेंड हुआ है तो आर्बिट्रेशन में भी सेक्शन 8 में जो टाइम है एप्लीकेशन का वो बढ़ जाएगा। लास्ट केस ऑफ द डे इज Mukesh Kumar and others versus State of Uttarakhand. All right, 2020 decided by Justice L. Nageshwara Rao and Justice Hemant Gupta. Now यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते वक्त ये बहुत एक ग्रुप ऑफ अपील्स थी, ठीक है, ग्रुप ऑफ अपील्स को डिसाइड करते वक्त ये कहा कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, एंड स्टेट बाउंड नहीं है ऐसे रिजर्वेशन को देने के लिए, ये स्टेट का डिस्क्रिप्शन है कि वो रिजर्वेशन दे या नहीं। एंड यहाँ पे आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4A, ठीक है, एक ये बताया गया कि ये दोनों इनेबलिंग प्रोविजन है एंड स्टेट गवर्नमेंट बाउंड नहीं है रिजर्वेशन के लिए रूल्स बनाने के लिए, ठीक है, और कोई भी कोर्ट, ठीक है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ
जो भी the direction given by the High Court that the state government should first collect data related to the adequacy or inadequacy of representation of SC and ST in government services, on the basis of which the state government must take a decision whether or not to provide reservation in promotion contrary to the law laid down by this court and in according set aside. In simple words, देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी दी गई कि आपको डेटा कलेक्ट करना है कि उनका कितना एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन है इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। काफी सारा नॉलेज आपको मिला है। आपको जो ल्यूसिड मैनर में मेरा जो कोशिश रहती है केस लॉस को समझाने की, वो काफी ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ आए हैं। एंड अभी तक अगर आपने मास्टर क्लासेस के लिए नहीं एनरोल किया है तो क्लैट पीजी 2023 के लिए मास्टर क्लासेस 12th 13th एंड 14th को होंगी। अगर आप इस वीडियो को 13th या 14th को देख रहे हो तब भी आप इस मास्टर क्लास को बाय कर सकते हो, क्योंकि इस मास्टर क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में टिल 18th of December देख सकते हो and you can play the videos 3 times. All right. So that's it for this video. And if you have any doubt related with CLAT and ELIT PG examination, then you can leave your doubt in the comment box, or you can mail us on support at toprankers.com. That's it for this video. Keep studying. Bhumika Indori signing off.